सो वेलकम टू लेक्चर 23 ऑफ GS2 पॉलिटी। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने DPSP के जो क्लासिफिकेशंस थे, 3 टाइप के क्लासिफिकेशन थे आपके, गांधीयन, सोशलिस्ट और लिबरल वाले, वो सारे कवर करे थे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कि फंडामेंटल राइट्स और DPSP के बीच में क्या डिफ्रेंशिएशन है। कोर्ट के हिसाब से या जुडिशियल रिफॉर्म्स या जुडिशियल जजमेंट्स के हिसाब से मल्टीपल केस स्टडीज़ वर देयर, जिसमें कभी फंडामेंटल राइट को प्रायोरिटी दी गई, कभी DPSP को प्रायोरिटी दी गई, कभी दोनों को इक्वल कंसिडर करा गया। ठीक है, सो ऑल दीज थिंग्स विल कवर इन आवर टुडेज लेक्चर। ठीक है, सो दिस विल बी द कंटेंट। आज के लेक्चर में हम आपका बेसिक जो फर्स्ट ऑफ ऑल DPSP वर्सेस फंडामेंटल राइट्स का क्या क्राइटेरिया है, क्या उसका बेसिक फाउंडेशन है, वो थोड़ा समझेंगे। ठीक है, इसके बाद हम केस स्टडीज़ पे ज़्यादा ध्यान देंगे। कई केस स्टडीज़ हैं हमारे पास, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो था, जिसपे आपका फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आया था पार्लियामेंट से, दैट वाज योर चंपाकन दुरईराजन केस 1951। ठीक है, इसको हम डिटेल में समझेंगे। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग ये थी कि आपका फंडामेंटल राइट विल ऑलवेज बी सुपीरियर टू योर DPSP। ठीक है, अब इसके बाद एक केस स्टडी हमारा केरला एजुकेशन बिल 1957 पे भी होगा, जिसके अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन दिया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा। उसमें ये था कि कोर्ट का जो भी जजमेंट आएगा वो एक बैलेंस पर्सपेक्टिव के संग आना चाहिए, एंड द बैलेंस पर्सपेक्टिव शुड बी फॉर द DPSP एज वेल एज फॉर फंडामेंटल राइट। ठीक है, फिर हम जो हमारे फेमस केसेस हैं, केशवानंद भारती केस और मिनर्वा मिल्स केस, उसको डिस्कस करेंगे फ्रॉम DPSP एंड फंडामेंटल राइट्स पर्सपेक्टिव, क्या क्या हमारे अमेंडमेंट एक्ट्स हुए थे। ठीक है, इसके साथ साथ हम आर्टिकल 31C जो ऐड अप हुआ था और जो सब प्रोविजंस ऐड हुए थे, आर्टिकल 39B एंड 39C, जिसके अंदर आपका प्राइमरी जैसे स्टॉपिंग द प्रेवी पर्स जो था और नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, इस कॉन्सेप्ट के साथ हम चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, 31C आपका बेसिकली वो है कि जो भी लॉ आपके 31B 39C के लिए बनेंगे, इवन इफ दे आर वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स स्पेसिफिक टू आर्टिकल 14, 19 एंड 31, दैट शुड बी अवॉइडेड और इग्नोर्ड, और उसका कोई भी जुडिशियल रिफॉर्म एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, ये आपका 31C के अंदर ऐड हुआ था फ्रॉम मतलब थ्रू 25th अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो ये हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके ऊपर आपके और भी मल्टीपल अमेंडमेंट एक्ट्स आए। 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो आया था केशवानंद भारती के बाद, फिर आपका 44th आया, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद थोड़ा हम ये समझेंगे कि जो प्राइमरी रिलेशनशिप है बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP, उसका क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, सो वी शैल बिगिन। ठीक है, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपका हम जो बेसिक स्टार्ट करेंगे वो ये है कि फंडामेंटल राइट्स वर्सेस DPSP। ठीक है, अब आपको पता है हमने पार्ट्स में पढ़ा हुआ है, पार्ट 3 पार्ट 4 का ही पूरा खेल है। ठीक है, सो यू हैव फंडामेंटल राइट एंड यू हैव DPSP, राइट। सो वी नो fundamental right represents individual rights। ठीक है, इसको लिखते जाना। ठीक है, and DPSP it represents society's right। ठीक है, सोसाइटीज़ राइट का मतलब वही है कि DPSP के अंदर जो आपके आर्टिकल्स और जो प्रोविजंस दे रखे हैं, वो एक कंस्ट्रक्टिव और एक हारमोनियस सोसाइटी का डेवलपमेंट और उसको अचीव करने के प्रिंसिपल्स या जो प्रोविजंस है वो शेयर करे गए हैं, जिसको मद्देनज़र रखते हुए जो भी आपकी स्टेट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है अपनी पॉलिसीज़ उस हिसाब से क्रिएट करेंगी, ताकि जो कलेक्टिव सोसाइटी है वो एक बेटर लेवल को रीच कर सके, जहाँ पे ग्रोथ हो सबके लिए, सबको प्रोग्रेस मिल रही हो, सबको इकोनॉमिकल बेनिफिट सबके पास है, अपॉर्चुनिटी सबके पास है, सोसाइटी का जो बैलेंस है वो अच्छा हो रहा है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपका DPSP के अंदर है, जो कि जिसको बेसिक बना के आपके स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ या बिल्स और एक्ट्स वगैरह लिख के आते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में बताने की ज़रूरत नहीं है, आपके इंडिविजुअल राइट्स हैं। ठीक है, राइट टू फ्रीडम हो गया, रिलीजियस प्रैक्टिसेस हो गया, ठीक है, एजुकेशनल राइट्स हो गए आपके, वो इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव पे है। ठीक है, वो अगर आपके कभी भी वायलेट होते हैं तो यू कैन डायरेक्टली अप्रोच सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट मतलब वायलेट इन द सेंस कि अगर कोई भी ऐसी पॉलिसी या लॉ निकलता है जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लॉइट करता है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाके अपना जो राइट है
वो मतलब वो उसके अगर वायलेट हो रहा है तो उसके अगेंस्ट आप अपनी प्रोविजंस या आपकी आपकी एप्लीकेशन जो है वो आप लगा सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट लिख लो इसमें, DPSP is itself not applicable until a law or policy is made and then conflict of law और पॉलिसी इज वैलिडेटेड अगेंस्ट फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो ये हमें पता है कि DPSP के अंदर जितने भी आर्टिकल्स हैं दोज आर नॉट लीगली बाउंड, ठीक है, अनलेस वी हैव अ लॉ और पॉलिसी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था कि फॉर DPSP का पार्ट है कि काउ स्लॉटर शुड बी बैंड, राइट। अब ये DPSP का पार्ट है बट दिस इज नॉट लीगली एप्लीकेबल, ठीक है, लीगली एप्लीकेबल नहीं है, तो इसका कोई जो आपका लीगल फ्रेमवर्क है उसको ये सपोर्ट नहीं करता, मतलब हमारे डेमोक्रेसी का लीगल फ्रेमवर्क इस चीज़ को अप्लाई नहीं कर सकता, बिकॉज देर इज़ नॉट अ सिंगल लॉ, मतलब लॉ आपका वही है कि आपका बिल निकला, प्रेसिडेंट ने असेंट दिया, तब आपका लॉ बनेगा, ठीक है। तो DPSP ऑब्वियसली लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, ये इन्फोर्सेबल तभी होगी जब आपका एक प्रॉपर लॉ बनेगा, ठीक है। अब अगर DPSP को मद्देनज़र रखते हुए जैसे काउ स्लॉटर के अगेंस्ट अगर कोई बिल आता भी है, वो लॉ बनता है, अगर वो प्रॉपर लॉ बन के आता है एंड ईफ उसके बाद ही उसका फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन चेक किया जाएगा, ठीक है, फंडामेंटल वायलेशन विल बी चेक्ड, ठीक है। तो इसी को जो लिखा है वो दोबारा लिख लो, DPSP इज इटसेल्फ नॉट एप्लीकेबल अंटिल अ लॉ और अ पॉलिसी इज मेड एंड देन द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ और पॉलिसी इज वैलिडेटेड अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट, ठीक है। अगर DPSP का लॉ बन के आ गया, उसके बाद अगर वो किसी का फंडामेंटल राइट एक्सप्लॉइट करता है तो वो कोर्ट के अंदर डायरेक्ट चैलेंज होगा। DPSP के साथ फंडामेंटल राइट जब तक उसका कोई लॉ नहीं बना, आप उसको कोर्ट के अंदर चैलेंज कर ही नहीं सकते, बिकॉज फंडामेंटल राइट इज एप्लीकेबल, इज लीगली एप्लीकेबल, बट DPSP लीगली एप्लीकेबल नहीं है जब तक उस पर कोई लॉ नहीं बनता, ठीक है। सो दिस इज योर प्राइमरी डिफरेंशिएशन बिटवीन DPSP एंड फंडामेंटल राइट, ठीक है। अब सबसे पहले हम केस स्टडी जो समझेंगे वो आपका जो सबसे पहला अमेंडमेंट एक्ट आया था उसके बेसिस का समझेंगे, ठीक है। सो यू हैव योर फर्स्ट केस स्टडी। अच्छा, केस स्टडी से पहले वो रिलेशनशिप समझ लो, ठीक है। विल स्टार्ट विद दिस रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड DPSP। ठीक है, क्योंकि अभी आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है ये फंडामेंटल राइट और DPSP का, तो रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड DPSP, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि फर्स्ट लिख लो, आर्टिकल 37 स्टेट्स दैट DPSP आर नॉट इन्फोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, नेवरदलेस दे आर द फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, ठीक है। आर्टिकल 37, ठीक है, स्टेट्स दैट DPSP is not enforceable in court of law, ठीक है, but nevertheless they are the fundamental in the governance of the country, fundamental in governance ऑफ कंट्री। गवर्नेंस का मतलब पॉइंट वही है कि आपके जो भी लॉज और बिल निकलेंगे, जो मतलब गवर्नमेंट्स निकालेंगी, उसका बेस आपका DPSP होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट लिखो इसमें, इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू इनकॉर्पोरेट DPSP इन द पॉलिसी फॉर्मुलेशंस एंड लॉ क्रिएशन, ठीक है, लिख लो इसको।
इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू इनकॉर्पोरेट डीपीएसपी इन द पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड लॉ इन्फोर्समेंट। तो जो भी आपके पॉलिसीज़ और लॉ बनेंगे उसमें डीपीएसपी को सेंटर में रख के ही चीज़ें बननी चाहिए, ठीक है। थर्ड लिखो इसी के अंदर, अभी रिलेशनशिप के अंदर, सुप्रीम कोर्ट इन स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दुरईराजन, चंपाकम दुरईराजन केस 1951 held that the law made to enforce the DPSP cannot override fundamental right and they must confirm and run subsidiary to fundamental right, ठीक है। अब ये वाला जो केस है ये अभी हम केस स्टडी के अंदर पढ़ेंगे, बट अभी के लिए इतना समझ लो कि इसकी जो रूलिंग आई थी सुप्रीम कोर्ट की, उसने सिंपल बोला था, बेसिकली द केस वाज बिटवीन स्टेट ऑफ मद्रास एंड देयर वाज दिस ब्राह्मण गर्ल चंपाकम, ठीक है। मेडिकल सीट को लेके इशू हुआ था बिकॉज शी स्कोर्ड बहुत ही अच्छे नंबर इन मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, बट स्टिल उसको मेडिकल सीट नहीं दी गई, और मेडिकल सीट उसको दी जो कि मतलब टू पीपल हु बिलोंग टू द SC/ST और बैकवर्ड कम्युनिटी। तो उसके अगेंस्ट ये केस आया था सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके जजमेंट में यही बोला कि लॉ मेड टू इम्पोज अ DPSP कैन नॉट ओवरराइड द फंडामेंटल राइट। अब फंडामेंटल राइट इस केस में जो एक्सप्लॉइट हुआ था वो ये था कि मतलब इक्वालिटी होनी चाहिए, राइट। तो उसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड करा कि भाई द लॉ मेड टू इम्पोज अ DPSP कैन नॉट ओवरराइड द फंडामेंटल राइट एंड दे, इधर देगा मतलब DPSP है, मस्ट कन्फर्म एंड रन सब्सिडरी टू द फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट को सपोर्ट करने के हिसाब से ही आपके DPSP को बनाया गया है, और DPSP कभी भी फंडामेंटल राइट को ओवरराइड नहीं कर सकता, ठीक है। So this was your primary relation between fundamental right and DPSP, ठीक है। अब हम आपका केस स्टडी पे आते हैं। सबसे पहले यही है चंपाकम दुरईराजा, ठीक है। सबसे फर्स्ट है आपका चंपाकम दुरईराजन केस ऑफ 1951, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या, इस केस का जो बैकग्राउंड है वो आर्टिकल 46 से स्टार्ट होता है। आर्टिकल 46 आपका है, ठीक है। आर्टिकल 46 क्या बोलता है कि स्टेट शैल प्रमोट स्पेशल केयर, मतलब स्पेशल केयर इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स फॉर द वीकर सेक्शन, ठीक है। स्टेट इधर आपका स्टेट और सेंट्रल दोनों हो गया। स्टेट shall promote special care में educational and economic to weaker section of, ठीक है। ऑफ की ज़रूरत नहीं है, तो आप समझ ही जाओगे, ठीक है। सो आर्टिकल 46 के बेसिस पे स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बॉस आपका जो वीकर सेक्शन है उसको आप इकोनॉमिकली एंड एजुकेशन वाइज प्रमोट करोगे उनके बेटरमेंट के लिए, ठीक है। ये पार्ट है आपका DPSP का, ठीक है। इसके बेसिस पे 1951 में स्टेट ऑफ मद्रास मेड अ लॉ ऑन रिजर्वेशन, ठीक है। इशू जो ये रिजर्वेशन आया था, रिजर्वेशन को मतलब रिजर्वेशन इस आर्टिकल 46 को प्रमोट करने के लिए रखा गया था,
ठीक है, कि जो भी आपके लेट्स से एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में सीट्स हैं वहाँ पे रिजर्वेशन इम्प्लाई होगा। परसेंटेज वाइज की अभी बात नहीं कर रहा हूँ, अभी बस कॉन्सेप्ट वाइज ये समझ लो कि रिजर्वेशन दी गई थी SC ST और जो भी OBC या जितने भी बैकवर्ड कास्ट हैं या कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए, ठीक है। ये स्टेट ऑफ मद्रास ने इम्प्लीमेंट करा, तो ऑब्वियसली मेडिकल टेस्ट हुआ, मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ, उसके बेसिस पे कॉन्फ्लिक्ट ये आया कि देयर वाज दिस गर्ल चंपाकम दुरईराजन, वो ब्राह्मण थी, ठीक है। उनके नंबर ज़्यादा आए थे बट फिर भी उनको सीट नहीं मिली, ठीक है, मेडिकल प्रोफेशन के लिए। और उसके अगेंस्ट, बिकॉज ये डिस्क्रिमिनेशन, उनको लगा कि ये डिस्क्रिमिनेशन है कि मेरे ज़्यादा नंबर है फिर भी मेरे को मेडिकल सीट नहीं मिली, उसके अगेंस्ट उन्होंने केस डाल दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। अब इसके बीच का इंटरलिंक समझ में आ गया, ठीक है। रिजर्वेशन आया बिकॉज स्टेट ऑफ मद्रास ने आर्टिकल 46 को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रपोजल रख दिया आगे कि बॉस जो भी प्रोविजंस हैं या जो भी सीट्स हैं, जॉब हो गई, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हो गए, गवर्नमेंट रन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हो गए, उसके अंदर आप SC ST को सबसे ज़्यादा प्रमोट करने का ट्राई करोगे। इसके अगेंस्ट जो केस आया वो यही था, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने, पहले ये लिख लो केस क्या था, ठीक है। इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं। केस वॉज चंपाकम दुरईराजन who was Brahmin girl got denied the medical seat, ठीक है, इवन दो उसके नंबर ज़्यादा आए थे, राइट। अब इस चीज़ को केटर करने के लिए जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस गया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये चीज़ अवॉइड कर दी, और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी, सुप्रीम कोर्ट रूलिंग that fundamental right will always prevail over DPSP, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग इसके चंपाकम दुरईराजन के फेवर में दिया, ठीक है। और उनको जो फंडामेंटल राइट था वो एक्सप्लॉइट हो रहा है बिकॉज इक्वालिटी नहीं है, उस चीज़ को रख के उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग ये थी कि आपका फंडामेंटल राइट हमेशा DPSP के ऊपर रहेगा। इस चीज़ को केटर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दे दी, ठीक है, और वो केस जीत गई, ठीक है। बट इसके जो इन्फ्रेंस था वो काफ़ी ज़्यादा थे, ठीक है। तो आई होप ये केस समझ में आ गया होगा। अब इसका फ्लो ऐसा है, इसका जो कंक्लूजन था इस केस का, कंक्लूजन इसलिए बता रहा हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या था, वो ये था कि आपके पास सोसाइटी है वर्सेस आपके पास इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है। ऑब्वियसली सोसाइटी में आपके SC ST ग्रुप आ गए वर्सेस इधर आपका चंपाकम दुरईराजन, ठीक है। CD लिख रहा हूँ अभी, बहुत लंबा नाम है इसलिए। इसका जो इन्फ्रेंस था वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट इन्फर दैट इंडिविजुअल राइट is more important than society rights as per कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये 1951 की रूलिंग थी, ठीक है। इसके बेसिस पे आपका ये पहला केस था जिस पे फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट हुआ, वो सब चीज़ें हम आगे देख लेंगे, ठीक है। सो दिस वाज द बेसिक फाउंडेशन कि फंडामेंटल राइट को DPSP के ऊपर रखा गया था, जो आपका पहला केस आया था, ठीक है। नाउ अब हमारा दूसरा केस है, ठीक है। दिस इज योर री केरला एजुकेशन बिल केस ऑफ 1957,
ठीक है, REBC के नाम से, ठीक है। अब इसके अंदर जो मेन कॉन्सेप्ट था सुप्रीम कोर्ट की साइड से वो था थ्योरी डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब ये पूरा कहाँ से आया इसका हम थोड़ा लिखेंगे, लिख लो। इन दिस केस Supreme Court, realizing the importance of DPSP, in this case, realizing the importance of DPSP, the order was there to establish a welfare state. In order to establish a welfare state, Supreme Court in REBC 1957 adopted the theory of harmonious construction and held that though DPSP cannot override fundamental right, nevertheless in determining the scope and limit of fundamental right, courts cannot, court इधर मतलब judicial court, ठीक है, court cannot completely ignore the DPSP and should interpret the case in such a way to give effect to both fundamental right and DPSP as much as possible, ठीक है। तो इस केस के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी वो ये थी कि बॉस हम एब्सोल्यूट वे में DPSP को इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है, कांट बी इग्नोर। और इस इग्नोरेंस में मतलब बेसिकली बिकॉज क्योंकि DPSP आपके एक सोसाइटी को बेटर करने के अप्रोच से बनाए गए थे, ठीक है, हेंस दे गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, ठीक है। उसके बेसिस पे क्या है, इट इज द मतलब कोर्ट नीड्स टू एनालाइज fundamental right and DPSP, ठीक है, in a balanced manner, ठीक है। नेक्स्ट लिख लो, since there is an inherent conflict between DPSP and fundamental right, it's the responsibility of the court to interpret the constitution in such a way so as to implement DPSP along with the non-violation of fundamental rights, ठीक है। इसके अंदर एक वो भी है, however, if only one interpretation is possible, then court have no choice but to implement the fundamental right over DPSP, ठीक है। अगर उसके इंटरप्रिटेशन में holds only for fundamental right, then court will नहीं, court should prefer fundamental right over DPSP, ठीक है। ये इसका वो था, ठीक है। तो ये केस थ्योरी और डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे जो हमने 1951 में देखा कि फंडामेंटल राइट एब्सोल्युटली आर ओवर DPSP। यहाँ इस केस के अंदर आपका कंस्ट्रक्शन हार्मोनियस का कॉन्सेप्ट आया, जिसके अंदर दोनों को बैलेंस अप्रोच से देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला, मतलब देखना इन द सेंस कोर्ट को ही देखना है, बट हाँ वो एक बैलेंस अप्रोच के संग देखना है। बट किसी केस में अगर कोई इंटरप्रिटेशन ये कंक्लूड करती है कि बॉस आपका बस फंडामेंटल राइट ही है और DPSP का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो उस केस में कोर्ट विल ऑलवेज गिव द रूलिंग इन फेवर ऑफ फंडामेंटल राइट, ठीक है। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का एक पॉइंट लिख लो आगे, मतलब हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन इज ट्राइंग टू टेक DPSP एंड FR टुगेदर एंड डिलीवर द जजमेंट अप्रूविंग बोथ द वैल्यूज एंड ट्रेड्स ऑफ पार्ट 3 एंड पार्ट 4, दैट इज योर फंडामेंटल राइट एंड DPSP, ठीक है।
ठीक है, सो दिस वाज योर सेकंड केस. नाउ ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला केस है बिकॉज इसके अंदर अब आपके लाइन से ना, मतलब 31C भी आएगा, 31B, 39C, केशव आनंद भारती केस और मिनर्वा मिल्स केस, एवरीथिंग विल बी देयर. ठीक है, सो विल स्टार्ट केस 3, केस स्टडी 3. ठीक है, 39B एंड 39C पहले समझ लो. एक मिनट, बी आपका क्या है कि वेल्थ फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट, जो भी वेल्थ और जो पैसा है वो कभी भी कंसंट्रेटेड नहीं होना चाहिए किसी भी लिमिटेड लोगों के हाथ में, या जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है शुड नॉट बी वेरी लिमिटेड. मतलब वेल्थ जो है, इफ़ द पीपल ऑफ इंडिया 80% लोग अगर गरीब हैं और 20% अमीर है, तो सारा का सारा पैसा सिर्फ 20% लोगों के पास नहीं होना चाहिए. इज़ द मोरल ऑब्लिगेशन एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट कि वो पैसा इस हिसाब से यूटिलाइज किया जाए या कंज्यूम करा जाए जहाँ पे इक्वालिटी को मेंटेन करने की कोशिश करी गई. ठीक है, तो उस केस के अंदर यू हैव 39B, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ शुड बी अवॉइडेड. ठीक है, 39C के अंदर क्या है कि इक्वल पे फॉर men and women for equal type of work. ठीक है, ये चीज़ें याद रखना. बेसिक कॉन्सेप्ट है, बाकी प्रॉपर डेफिनेशन बुक में पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, बट मोरल जो मोटा मोटा है वो यही है. 39B और 39C के अंदर आपका बेसिक डिफ्रेंशिएशन पॉइंट यही है. ठीक है, अब इसको लिंक करने वाली चीज़ क्या है जो गवर्नमेंट लाना चाहती थी और जो लाई भी. ठीक है, बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट. पहले ये आया 1969 में. ठीक है, इसका फंडा क्या था, इसके अंदर जो 14 बैंक थे, 14 बैंक्स विच वाज होल्डिंग मोर देन 50 करोड़, उसको गवर्नमेंट ने मतलब उसको नेशनलाइज कर दिया. नेशनलाइज मतलब वो गवर्नमेंट के पास आ गए ताकि जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली हो सके. ठीक है, और इसके अंदर you had Privy Purse Abolition Act of 1971. ठीक है, इसका फंडा क्या है कि जो भी आपके किंगडम्स थे, दे वर इन दिस कॉन्ट्रैक्ट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट कि उनको हर साल अपने मतलब किंगडम के हिसाब से, जो रूलर्स के हिसाब से जिनके साथ जो भी एग्रीमेंट हुआ था, उनको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पैसा जाता था. ठीक है, एज देयर मेंटेनेंस कह लो, कुछ भी कह लो, बट उसको गवर्नमेंट ने डिसाइड करा 1971 में कि वो एबोलिशन होगा. ठीक है, बिकॉज जो इक्वालिटी है, बंदों को जो पैसा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है किंगडम के अंदर. इट माइट बी पॉसिबल कि सारा का सारा पैसा जो रूलर्स हैं, जो किंग्स हैं, वो अपने लिए यूज़ कर रहे हैं और जो उनके किंगडम के पीपल हैं उनको कुछ भी नहीं मिल रहा हो, ठेला मिल रहा हो. ठीक है, सो टू एड्रेस दीज 2 पॉइंट्स, 39B, 39C, बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट 1969 एंड Privy Purse Abolition Act of 1971 was introduced. ठीक है, अब इसके बेसिस पे एक चीज़ और समझ लो, क्योंकि हमने 39B, 39C बोला है, तो ऑब्वियसली आर्टिकल 39 का क्या सिग्निफिकेंस है. अंडर आर्टिकल 39 ऑल मेन एंड वुमेन शैल हैव द राइट्स टू शैल हैव इक्वल राइट्स टू अर्न द इक्वल एंड एडिक्वेट मीन्स ऑफ देयर लाइवलीहुड. ठीक है, तो इसके साथ ही जो अभी हमने 39B और 39C समझा है वो रिलेटेड ही है, प्रोविजंस हैं उसके. ठीक है, अब पॉइंट ये है, ये जो 2 एक्ट आए, बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट 1969 और प्राइवी पर्स एबोलिशन एक्ट ऑफ 1971. ठीक है, इसको जैसे ही गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करा, ऑब्वियसली किसी ने जाके ये सीधा बोल दिया कि भाई मेरा फंडामेंटल राइट एक्सप्लॉइट हो रहा है इन सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट करा, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड
that fundamental right will be supported over DPSP. ठीक है, DPSP इन द सेंस इसलिए बिकॉज अगर आप ऊपर देखोगे तो जो कॉन्सेप्ट है आर्टिकल 39 का, ठीक है, वो आपका एक फंडामेंटल मतलब DPSP को प्रमोट ही करता है, और उसके जो सब पार्ट्स हैं वो भी आपके DPSP को प्रमोट करते हैं कि भाई वेल्थ जो है एक जगह इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, द सोसाइटी या द पीपल ऑफ द कंट्री शुड हैव मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज, ठीक है, एंड सेकेंडली इक्वल पे फॉर द बोथ मेन एंड वुमेन, ठीक है। तो ये एक आइडियल प्रिंसिपल है DPSP का। तो जब गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए नेशनलाइजेशन एक्ट और ये प्रिवी पर्स एबॉलिशन एक्ट को निकालने की ट्राई करा, तो सुप्रीम कोर्ट में रूलिंग लगी कि भाई ये फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दे दिया है कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड दैट द फंडामेंटल राइट विल बी सपोर्टेड ओवर DPSP, तो उस केस में वो होल्ड हो गया। इसका रिजल्ट ये हुआ बिकॉज उस टाइम पे वी हैड द आयरन लेडी, ठीक है, इंदिरा गांधी थे PM। अब पार्लियामेंट अंडरस्टूड दिस पॉइंट कि अगर वो कितना भी सोशल चेंज लाने की कोशिश करे, जब तक अगर कोई ना कोई सोशल चेंज किसी ना किसी के फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लॉइट कर ही देगा, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग हमेशा पार्लियामेंट के अगेंस्ट रहेगी। पार्लियामेंट हेयर मीन्स जो आपकी गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट। तो इसमें नेक्स्ट लिख लो, पार्लियामेंट अंडरस्टूड the challenge of fundamental right violation while trying to bring social reform, ठीक है। social reform quite visible है बिकॉज आप नेशनलाइजेशन बैंक मतलब गवर्नमेंट बैंक तभी बनते हैं जब आप एक बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे गरीब से गरीब आदमी को पैसा देते हो, या फिर उनकी मास रीच होती है कि भाई प्राइवेट बैंक्स तो आपके मेजरली सिटीज़ वगैरह में मिलते हैं, बट गवर्नमेंट बैंक्स आपको रूरल एरियाज़ में, टायर 3 एरियाज़ में हर जगह मिलेंगे, सो दैट उनकी रीच ज़्यादा हो, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो एक सोशल रिफॉर्म का ही पार्ट था और वो ब्लॉक हो गया बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने सीधा रूलिंग दे दी कि आपके फंडामेंटल राइट्स को हम हमेशा प्रायोरिटी पर रखेंगे एज़ कम्पेयर टू DPSP, ठीक है। तो पार्लियामेंट बहुत डेढ़ शानी, ठीक है, दे इंट्रोड्यूस्ड आर्टिकल 31C, ठीक है। आर्टिकल 31C वॉज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू 25th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971, ठीक है। अब इसमें लिखा क्या है, 31C includes, लिख लो, that if any law is made for 39B and 39C, and even though if it violates the fundamental rights of article 14, 19 and 31, then also it will be valid and judicial review will also be stopped for same, ठीक है। 31C के अंदर क्या था कि बॉस includes that any law made for 39B, 39C will be valid even if it violates fundamental right of article 19, 14 and 31, and also judicial review of that law will be restricted, ठीक है। समझने वाला पॉइंट ये है, पार्लियामेंट ने आर्टिकल 31 से इंट्रोड्यूस करा, उसने बोला कि बस तुम्हारा ये सुप्रीम कोर्ट का हर बारी का नाटक है कि फंडामेंटल राइट जहाँ एक्सप्लॉइट हुए वहाँ पे कोई भी बंदा अपने फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लॉइट करने के नाम पे केस डाल देता है। हम अगर गवर्नमेंट कोई भी सोशल रिफॉर्म लाने की कोशिश करता है तो वो प्रोसीड नहीं कर पाते, ठीक है, बिकॉज किसी न किसी का फंडामेंटल राइट एक्सप्लॉइट होता है। उसके बेसिस पे जो प्रोग्रेसिव नेचर ऑफ द सोसाइटी होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा। पार्लियामेंट ने बोला तुम रखो साइड में, 31C इंट्रोड्यूस कर दिया उन्होंने, पार्लियामेंट ने।
उन्होंने सिंपल बोला 39B और 39C के बेसिस पे के लिए जो भी लॉ बनेगा वो अगर आपका फंडामेंटल राइट एक्सप्लॉइट और वायलेट भी करता है स्पेसिफिक टू 14, 19 एंड 31, तो हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कोई जुडिशियल रिव्यू ले या कोई भी कोर्ट ले, वो लॉ वैलिड रहेगा. एंड दैट लॉ इवन दो इफ इट इज़ वायलेटिंग फंडामेंटल राइट ऑफ 14, 19, 31 विल बी एप्लीकेबल. और उसका जो जुडिशियल रिव्यू है, बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू क्या है कि आप कोई भी जो भी लॉ है उसके अगेंस्ट अगर आपको लग रहा है कि उसमें कुछ खराबी है तो आप कोर्ट के अंदर वो केस डाल सकते हो और कोर्ट फिर ये डिसाइड करेगी कि भाई वो लॉ वैलिड है या नहीं. तो उस केस के अंदर जो जुडिशियल रिव्यू वाला पार्ट है वो भी गवर्नमेंट ने बोला कि बॉस ऐसा कोई लॉ जो 39B और 39C के लिए आ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल इवन इफ इट वायलेट्स फंडामेंटल राइट देन ऑल्सो इट विल बी वैलिड. एंड सेकेंडली उसके अगेंस्ट आपका जुडिशियल रिव्यू का कोई प्रोविजन नहीं है. ठीक है, कोई भी मुंह उठा के कोर्ट में जाके केस अगेंस्ट पे नहीं डाल सकता. ठीक है, इट्स एज सिंपल एज दैट. ठीक है, तो ये एक रिमार्केबल स्टेप था. ठीक है, तो ये पार्लियामेंट ने यहाँ स्मार्टली खेल लिया. ठीक है, तो आई रिपीट द लास्ट पॉइंट, मतलब ये पूरा 31C वाला. पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस 31C थ्रू 25th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971. ठीक है, full stop. 31C includes that if any law is made for 39B and 39C and even if it violates fundamental rights including article 14, 19 and 31, then also it will be valid and judicial review was also stopped for that law. ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो judicial review case can't be called in any court. ठीक है, अब यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई पूरी, बिल्कुल स्टोरी लाइन की तरह चल रहा है, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है. बाकी बुक से एक बार ही पढ़ोगे तो सब समझ में आ जाएगा. ठीक है, बुक्स में मतलब काफ़ी पॉइंटर्स हैं बट ये एक स्टोरी लाइन की तरह समझ लो, बहुत ही ईजी है. ठीक है, अब इसका कंक्लूजन क्या हुआ, इसके बाद हमारा केशवानंद भारती वाला केस आ गया बिकॉज बंदों ने 31C के अगेंस्ट ही पिटीशन डाल दी. ठीक है, लिखो पिटीशन was filed against 31C in केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973. ठीक है, ये 1973 है, कंफ्यूज मत होना. ठीक है, अब इसके बेसिस पे जो इंटरप्रिटेशन आया वो ये था, लिख लो. इन दिस केस द इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल 31C थ्रू 25th अमेंडमेंट एक्ट वाज चैलेंज्ड बट द कोर्ट गेव द जजमेंट इन फेवर ऑफ द पार्लियामेंट. कि बहुत जो अमेंडमेंट एक्ट करके थ्रू जो लाए गए हैं दैट इज वैलिड, बट द कोर्ट स्ट्रक डाउन द प्रोविजन विच प्रिवेंटेड द जुडिशियल रिव्यू ऑफ दिस लॉ. ठीक है, तो जो केस था, case was against the introduction of 31C but Supreme Court introduction of 31C through 25th Amendment Act but Supreme Court gave the ruling in favor of Parliament but struck down the provision which prevented judicial review. ठीक है, सो फंडा वही है, अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 31C जो लाया गया उसको, उस पूरे प्रोसेस को और उस पूरे लॉ को वैलिड बोला सुप्रीम कोर्ट ने. ठीक है, इन दिस केशवानंद भारती केस अगेंस्ट द स्टेट ऑफ केरला. बट जो हमने 31C के अंदर जुडिशियल रिव्यू वाला जो पॉइंटर ऐड करा था, पार्लियामेंट ने जो पॉइंट ऐड करा था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये आप नहीं लगा सकते. कोई भी केस, मतलब आगे भी कई केस आएंगे जिसके अंदर शेड्यूल 9 आएगा,
वो कॉन्सेप्ट हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। बट 31C के अंदर जो जुडिशियल रिव्यू वाला रिस्ट्रिक्शन पुट करा था पार्लियामेंट ने, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया, ठीक है, कि ये आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। बाकी जो आपने रूल और लॉ इम्प्लीमेंट करा है 25th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 31C, वो वैलिड रहेगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर केशवानंद भारती केस 1973 स्पेसिफिक टू फंडामेंटल राइट एंड DPSP, जो कि 31C, 39B/C, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, और जो आपका प्रॉपर ये एबोल्यूशन ऑफ प्राइवेट पर्स 69, 71, ये सारा जो है इसका यहाँ तक का फ्लो है, ठीक है। केशवानंद भारती केस के अंदर आपका अभी तक 31C लीगल हो चुका है, जुडिशियल रिव्यू हट चुकी है, ठीक है। 39B, 39C आपका जो पॉइंट, जो लॉज थे जिसके लिए अगर कोई लॉ बनेगा, इवन दो इफ इट इज़ वायलेटिंग फंडामेंटल राइट, तो भी वो वैलिड है और एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद आया आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है। इसके बेसिस पे क्या बोला पार्लियामेंट ने कि 31C के बेसिस पे, मतलब अमेंड इसी को करा था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में 31C, फिर से 31C वॉज अमेंडेड, ठीक है। एंड उसमें स्टेट गवर्नमेंट जो अमेंडमेंट एक्ट था वो ये था कि इफ स्टेट इनैक्ट्स अ लॉ to give effect to all or any DPSP, and in that process the law violates the fundamental right under article 14, 19 and 31, then the law shall not be held unconstitutional, ठीक है, क्लियर है। तो इसके बेसिस पे सिंपल था, लिख लो, through 42nd amendment act of 1976 parliament gave amendment to 31C, which provided that if state enacts a law to give effect to all or any DPSP, and in that process the law violates the fundamental right, of 14, 19, 31, then the law shall not be held unconstitutional, then the law shall not be held unconstitutional, ठीक है। ये आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया 31C में। इसमें all or any part of the DPSC can be implemented if even though if it violates article 14, 19 and 31, ठीक है। इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद ही 44th अमेंडमेंट एक्ट ला के आया पार्लियामेंट, दिस वाज इन 1978, एंड पार्लियामेंट रिमूव्ड आर्टिकल 19(1)(f एंड आर्टिकल 31, ठीक है। बोथ जो आर्टिकल्स हैं वर रिलेटेड टू राइट टू प्रॉपर्टी, फंडामेंटल राइट, ठीक है। 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू के बेसिस पे पार्लियामेंट ने 19(1)(f और आर्टिकल 31 जो कि राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड थे, उसको फंडामेंटल राइट की लिस्ट से हटा दिया, ठीक है। मतलब 301 के अंदर 300A के अंदर आपका राइट टू प्रॉपर्टी अभी भी है, बट वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। ये हटा दिया इसने। अब इसके बाद आपका मिनर्वा मिल्स केस आता है, विच इज 1980, ठीक है। इसके अंदर क्या है, इन दिस सुप्रीम कोर्ट इन मिनर्वा मिल्स केस 1980 स्ट्रक डाउन द वाइडनिंग ऑफ आर्टिकल 31C थ्रू द 42nd अमेंडमेंट एक्ट
1976 by saying that this was disturbing the delicate balance between DPSP and fundamental right, and this balance between part 4 and part 3 is a part of the basic structure of the Indian Constitution. ठीक है, ये हमने पढ़ा था. इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट डिफाइन the basic structure of constitution. ठीक है, तो उसके बेसिस पे क्या सीन था कि गवर्नमेंट ने जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के बेसिस पे एक्सपेंशन ऑफ 31C वॉज स्ट्रक डाउन. ठीक है, 31C के अंदर अभी हमने पढ़ा था कि जो आपका वाइडनिंग ऑफ डीपीएसपी है कि भाई एनी डीपीएसपी को आप कोई भी इम्प्लाई करोगे जिसके अंदर फंडामेंटल राइट एक्सप्लॉइट होते हैं तो होने दो. वो लॉ जो आएगा 31C के बेसिस पे, मतलब 31C में जो लॉ आएगा जो कि डीपीएसपी को प्रमोट करता है, इवन दो इफ इट इज़ वायलेटिंग एनी फंडामेंटल राइट, तो भी वो वैलिड रहेगा और वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं होगा. ठीक है, इसको मिनर्वा मिल्स केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन करा कि जो आप एक्सपैंड कर रहे हो 31C को, that is against the basic structure of the constitution, because वहाँ पे your DPSP versus fundamental right is getting violated. ठीक है, तो I'll repeat. Supreme Court in Minerva Mills case 1980 struck down the widening of Article 31C through the 42nd Amendment Act of 1976 by saying that this was disturbing the delicate balance of DPSP, the delicate balance between DPSP and fundamental right, and this balance between part 4 and part 3 is a part of basic structure of the constitution. ठीक है, इस balance को balance between fundamental right and DPSP is basic structure of constitution. ठीक है, अब इसके बेसिस पे जो हमारा केशवानंद भारती वाले केस में अबॉलिशन करा था जुडिशियल रिव्यू का, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोर्ट ऑल्सो क्लैरिफाइड, लिख लो आगे, कोर्ट ऑल्सो क्लैरिफाइड दैट द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू वॉज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, जुडिशियल रिव्यू इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, ठीक है, इन सारे इस केस के बाद जो अभी फाइनल सिचुएशन है, कंडीशन ये है, वो ये है कि अंडर आर्टिकल 31C it prevails over fundamental right of 14 and 19. 31 क्यों नहीं है? Because 31 is not a fundamental right anymore. 31 is not a fundamental right anymore. ठीक है, इट प्रिवेल्स ओवर का मतलब ये है कि 31C इज ग्रेटर देन फंडामेंटल राइट ऑफ 14 एंड 19. ठीक है, और DPSP आपका जो प्राइमरी है दैट इज़ योर 39B एंड 39C. ठीक है, फंडा क्या है? DPSP इफ़ इट इंक्लूड्स 39B एंड 39C, तो आपका जो 31C के अंदर इम्प्लीमेंटेशन आप करोगे वो वैलिड रहेगा इवन इफ इट वायलेट्स फंडामेंटल राइट ऑफ, मतलब फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 14 एंड 19. तो 39B एंड 39C आपका वही है, बताया तो जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड इक्वल लाइवलीहुड. ठीक है,
So this is all about your multiple cases between DPSP and fundamental right. ठीक है, so this is all for today. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम जो DPSP हैं आउटसाइड द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसके बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, देन यू हैव यूसीसी पे थोड़ा डिस्कशन करेंगे बिकॉज यूसीसी इज़ पार्ट ऑफ योर DPSP ओनली, तो उसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे. फॉर एग्जांपल गोवा इज़ अ स्टेट वेयर यूसीसी इज़ इम्प्लीमेंटेड. तो यूसीसी का मतलब इतना नहीं है कि भाई हर रिलीजन में एक ही शादी होनी चाहिए, वो उस वाला फंडा नहीं है. देयर इज़ अ वेरी ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूसीसी, वो हम पढ़ेंगे. ठीक है, देन विल हैव अ इन डेप्थ डिफरेंशिएशन बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP. देन द इम्पोर्टेंस ऑफ DPSP वो हम पढ़ेंगे. ठीक है, उसके बाद येस दैट विल बी ऑल फॉर टुडे. तो नेक्स्ट लेक्चर में आपका DPSP ख़त्म हो जाएगा पूरा. नेक्स्ट लेक्चर में विल कंक्लूड DPSP आउटसाइड पार्ट 4. ठीक है, देन यू हैव डिफरेंशिएशन between fundamental right and DPSP means purpose, मेंस के पर्पस के हिसाब से. ठीक है, देन इसके अलावा आपका UCC हम डिस्कस करेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसके कुछ प्राइम एग्जाम्पल एंड देन इम्पोर्टेंस ऑफ DPSP. ठीक है, with that we'll be closing all our closure of part 4. DPSP पूरा ख़त्म हो जाएगा और नेक्स्ट उसके बाद वाले जो लेक्चर से हम जो हमारा मेन चीज़ है पार्ट 5 यूनियन प्रेसिडेंट, यूनियन एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट से स्टार्ट करेंगे, उसका इलेक्शन, उसके आर्टिकल्स, क्या क्या पावर्स हैं, वो सारा हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. नेक्स्ट लेक्चर के लिए ये है पार्ट 4 हम पूरा क्लोज करेंगे और ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे. सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कर देना. कुछ पसंद आया तो ठीक, नहीं आया तो शेयर अस योर फीडबैक, अच्छे बुरे जैसे भी है. मतलब क्रिटिक्स बनने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ कुछ कंसर्न पॉइंट है या कुछ बेटर कर सकते हैं तो वो बताना. सो टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. डू लीव द कमेंट सेक्शन इन केस यू हैव एनी क्वेश्चंस. प्रीलिम्स में दोनों हम आपको प्रॉपर आंसर बना के देंगे. ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग हार्ड. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.